हाय गाइस, मेरा नाम है इस्माइल। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इस्माइल फिजिक्स में। आज मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एस सी वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव 1 के सॉल्यूशंस का पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा और मैंने क्या अप्रोच लिया है इसे सॉल्व करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और बाद में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थ्री रिजिड रॉड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 1 मीटर। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, 3 रॉड है AB, BC, CA। ये रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड होने का मतलब क्या? रिजिड रॉड होने का मतलब ये हुआ कि इन पे कोई भी फोर्स लगे इनका शेप नहीं चेंज होगा और इनका लेंथ जो है 1 मीटर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री होंगे। 3 particles carrying charges 20 microcoulomb each are attached to the vertices of the triangle। जैसा आप फिगर में भी देख सकते हो, मैंने वैसा ही बनाया है। 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये चार्ज क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेचुरल है कि तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन इनर्शियल फ्रेम। पूरा सिस्टम रेस्ट में है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कहीं पे रखा है और वो पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए हैज द मैग्नीट्यूड। तो पहले आप इस सवाल में समझो कि ये कहा हुआ है कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो चार्ज ए भी रेस्ट में हो। पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो ये नेचुरल है कि पार्टिकल ए भी रेस्ट में होगा। अगर वो रेस्ट में है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ए सिस्टम विल रिमेन इन रेस्ट इफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इफ वी टेक इट सम्स इट विल बी जीरो। आइए देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करूं एक फ्री बॉडी डायग्राम में तो आप देख पा रहे हो कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। सबसे पहले इस पे एक बी फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है बी? क्योंकि दोनों चार्ज अपोजिट है, सिमिलर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन वाला फोर्स बी किधर लगाएगा? ए पे, बिल्कुल इस तरफ लगाएगा। उसी तरह से ए पे फोर्स लगा रहा है सी, वो किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा। तो आप दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखो और दोनों का वैल्यू क्या होगा? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जो आप 12th में इलेक्ट्रिकल चैप्टर में पढ़ते हो, और ये भी हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देते, अभी फिलहाल डायरेक्शन देखते हैं दोनों फोर्स का। अब क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पे है और ये रॉड से भी तो जुड़ा है ना, तो रॉड भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, रॉड का टेंशन जो होगा। तो अगर आप ए पे देखो तो बी इसको रिपेल कर रहा है इधर और रॉड इसको खींच रहा है इधर, तो रॉड इसको इधर मूव करने नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से सी इसको रिपेल कर रहा है इधर और रॉड खींच रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी इसको मूव नहीं करने देगा। तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो इस सवाल में चाहे तो हम इतना सारा मैथ कर सकते हैं, सब चीज दिखा सकते हैं, या फिर फिजिक्स का एक उसूल है कि बिना पेन उठाए पहले थोड़ी देर सोचे हम कि प्रॉब्लम है क्या। अगर हम उस प्रॉब्लम को सोचते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि बिना कोई कैलकुलेशन किए ही हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिस्टम जो है ये रेस्ट में है इन एन इनर्शियल फ्रेम, और पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्स, तो रेस्ट रिजल्टेंट फोर्स 0, तो ए इसका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? A force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity v। तो हम ये जानते हैं कि जब भी एक बॉडी पे या पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। आप स्टेट ऑफ मोशन समझो पहले। स्टेट ऑफ मोशन क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ मोशन ये हो सकता है कि आप रेस्ट में हो। अगर आप रेस्ट में हो तो वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है। आप अगर एक फिक्स वेलोसिटी से चल रहे हो, मतलब आप 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ईस्ट की तरफ चल रहे हो तो वो एक स्टेट ऑफ मोशन है। आपको 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते हुए अगर आपका डायरेक्शन भी बदलना है ईस्ट से वेस्ट, तब भी फोर्स लगेगा। अगर आपको 5 से 7 पे आना है तब भी फोर्स लगेगा।
इसी तरह से अगर आप रेस्ट पे हो और मोशन में आना है तब भी फोर्स लगेगा। तो ये सारे मोशन के स्टेट को या तो कांस्टेंट वेलोसिटी को या तो रेस्ट को चेंज करने के लिए हमेशा एक फोर्स लगता है। फोर्स को फिर अब पार्टिकल जीरो से शुरू हुआ, बी पे पहुंच गया है। अब F1 को हमने रिप्लेस कर दिया F2 से, जो उसे डिसेलेरेट कर रहा है और डिसेलेरेट करके रेस्ट पे ले आ रहा है। तो ये बात तो नेचुरल है कि अभी जो डिसेलेरेशन वाला फोर्स है वो स्पीड के अपोजिट लगेगा। तो ये बात तो नेचुरल है कि अभी जो डिसेलेरेशन वाला फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा और लग लग के उसको क्या कर देगा, रेस्ट। बारी बारी ऑप्शन देखते हैं। F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर F1 जो है मस्ट बी इक्वल से यहां से प्रॉब्लम है, मस्ट नहीं होने चाहिए। F1 मान लो उस बॉडी को जो एक्सेलरेट कर रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स है और वो उसको एक्सेलरेट कर करके 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा दिया। लेकिन ये क्यों जरूरी है कि उसको 20 मीटर पर सेकंड से अब जीरो लगा लाने के लिए भी अपोजिट में 5 न्यूटन का ही फोर्स लगे? भाई हम 10 न्यूटन का लगा देंगे, F2 को 10 न्यूटन रख देंगे तो भी वो उसको रेस्ट पे ले आएगा। इनफैक्ट थोड़ा जल्दी ले आएगा। जितना 5 न्यूटन ने उसको 0 से 20 ले जाने में लगाया था, 10 न्यूटन वाला 20 से 0 लाने में उससे कम टाइम लगाएगा। तो ये गलत है। F1 में भी इक्वल टू F2, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो सकता है कि हमने 5 न्यूटन के फोर्स से उसको एक्सेलरेट कराया तो वो स्पीड हो के एक्सेलरेट हो के वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर हमने 5 न्यूटन का उल्टा फोर्स लगा दिया तो वो 20 से 0 हो गए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मे बी इक्वल टू F2, may be equal to F1, F2 may be lesser than F1, F2 may be greater than F1। तो ये कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं पहले। टू ऑब्जेक्ट्स A and B are thrown upward simultaneously with the same speed। दोनों को सेम स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं। ए और बी को, ए को मान लो कि एक पत्थर है और बी को मान लो कि एक बॉल है और दोनों को हम कितने स्पीड से फेंक रहे हैं? एग्जांपल ले लो, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ऊपर की तरफ फेंक रहे 10 मीटर पर सेकंड से, आपके हाथ से जैसे ही वो बॉल छूटेगा उस पे ग्रेविटी काम करने लगेगा, वो उसके स्पीड को घटाने लगेगा। तो सर क्या मेरे हाथ में अगर है तो ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है? हाँ, आपके हाथ में जब बॉल है या पत्थर है तब भी ग्रेविटी काम कर रहा है, लेकिन वहां पे आपका फोर्स, हाथ भी उस पे फोर्स लगा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन वो जब आपके हाथ से छूट के ऊपर जाने लगा तो उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही लग रहा है, सिंगल फोर्स। तो दोनों ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर जब हम फेंकेंगे बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से तो दोनों धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ डिसेलेरेट करेगा तो बॉल का स्पीड 10 से 9, 9 से 8, हाईएस्ट पॉइंट पे जाते जाते 0 हो जाएगा। सपोज द एयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑन द टू बॉडीज। बोल रहा है कि एयर जो है वो इक्वल और कांस्टेंट रेसिस्टेंस लगा रहा है। रेसिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट लगता है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सबसे पहले तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, तो उसको मैंने लिख दिया है ma into g। दूसरा एक रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है जो ए पे भी लग रहा है बी पे भी लग रहा है, तो उसको मैंने fr से डिनोट किया है, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है, अपोजिट टू द वेलोसिटी, इसलिए मैंने अपोजिट लगाया है। बॉल ऊपर जा रहा है तो अपोजिट लगा। अगर मैं बी की बात करूं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? mb into g, और उस पे भी एक रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है। इन दोनों के कारण इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है AA, इसका मान लिया है AB, और ये दिया हुआ है कि मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मास ऑफ B। तो चलो देखते हैं पहले A को। A पे अगर हम देखो, A में जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो इसीलिए हमने सबको एक साइन में ले लिया है। तो Fr प्लस ma इंटू जी इज इक्वल टू ma इंटू ए, न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ गया? Fr प्लस ma इंटू जी बाई ma। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया, ये देखो, तो ma कट जाएगा तो Fr बाई ma प्लस जी। ऐसा देखो, क्योंकि सवाल में ये है, इनफैक्ट सवाल में नहीं है, वेलोसिटी के अपोजिट है एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसीलिए यहां पे हम लोग ए को क्या लेंगे? ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Fr अपॉन ma प्लस जी। क्यों भाई? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब आ जाते हैं उसी तरह से बी की बात करें तो बी में अगर हम बात करें तो बी में भी बिल्कुल वही लॉजिक मैंने लगाया है, Fr प्लस mb इंटू जी इज इक्वल टू mb इंटू ab। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा न्यूटन्स लॉ लिख दिया है मैंने।
तो ए बी क्या आ जाएगा, एफ आर प्लस एम बी इंटू जी अपॉन एम बी, तो एफ आर प्लस एम बी प्लस जी। बिल्कुल वही सेम लॉजिक के सर वेलोसिटी जिधर है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के चक्कर में नहीं फंसना है, सीधे याद रखना है कि अगर वेलोसिटी जिधर है, वेलोसिटी जिधर है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी जिधर है अगर उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके अपोजिट में अगर फोर्स लग रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर उसके अपोजिट में है, तो हम दोनों का साइन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अलग अलग लेंगे। ठीक है, दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, सवाल में लिखा गया है, इसीलिए मैंने u ले लिया है, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जाहिर सी बात है दोनों ही जीरो हो जाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने ये ले लिया है। अब मैं बात करता हूं मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है हाइट निकालना, कौन ज्यादा हाइट पे जाता है। तो अगर a की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बिल्कुल न्यूटन्स का जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का वही मैंने पुट कर दिया है। तो यहां से अगर ऐसे देखो तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा माइनस v तो जीरो हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो वो पिक्चर से हट गए, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये हो गया माइनस। और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो है मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में था, अगर आप देख पा रहे हो ए यहाँ से, तो ये नेगेटिव में था, तो वो नेगेटिव ऊपर वाला नेगेटिव कट गया, तो फाइनली क्या आया, यू स्क्वायर अपॉन 2fr बाई एम ए प्लस 2g। अब मैथ को ऐसे बोलना थोड़ा सा तो मुश्किल है, पर देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। b की अगर बात करूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab/b, बिल्कुल वही लॉजिक से इस b क्या आ गया, u स्क्वायर बाई 2fr बाई mb प्लस 2g। अब चलो हमें ऐसे भी मिल गया कि a कितना ऊपर जाएगा, sb भी मिल गया। क्यों, एक बात यहाँ पे समझो, अगर सिर्फ ग्रेविटी लगता होता तो ये ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हाइट पे जाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फोर्स लग गया है उसने दोनों के एक्सेलरेशन को बदल दिया है। अगर तुम देखो a क्या है, g प्लस एफ आर बाई एम बी, ए बी क्या है, g प्लस एफ आर बाई एम बी, तो ये एफ आर बाई एम बी मतलब ये एफ आर फर्क ला रहा है। अगर ये नहीं रहता तो मैं तुम्हें भी फेंक दूं और एक पत्थर को भी फेंक दूं, तो दोनों अगर सेम स्पीड से फेंकूं तो दोनों ही सेम हाइट पे जाके रुक जाओगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एफ आर ने लाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा बॉडी ऊपर जाएगा, वो द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट, तो ये गलत है। अगर आप देखो तो ऐसे क्या आया था, यू स्क्वायर बाई, देखो ये यू स्क्वायर बाई 2g वाला पार्ट तो सेम है ना, लेकिन यहाँ पे 2fr बाई ma है, तो ये और ये अलग अलग है। अब और देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखो न्यूमरेटर सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर जिसका भी बड़ा हो जाएगा उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं ma बड़ा है, तो अगर ma बड़ा है तो 2fr बाई ma क्या होगा, छोटा, तो छोटा प्लस एक वैल्यू ये छोटा होगा। तो अगर छोटा डिनोमिनेटर है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल गो टू अ हायर हाइट। थोड़ा सा मैथ यहाँ पे है, ये मैथ समझ जाना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। 11th में इतना मैथ एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए, उसी डिवीजन है फ्रैक्शन का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ते हैं। A smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near earth surface। अगर देख पा रहे हो इस फिगर में तो यहाँ पे ये सरफेस ऑफ द अर्थ के पास टंगा हुआ है और ये रेस्ट में है। ठीक है, जब रेस्ट में है, टंगा हुआ है, फिक्स सीलिंग है ना, तो इसीलिए रेस्ट में है, और इस पे एक ब्लॉक भी रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ब्लॉक भी अगर ये स्मूथ है भाई तो नीचे आ जाएगा, आने में कितना टाइम लगाता है, t टाइम। अब बोल रहा है कि अगर ये, अब बोल रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा जो ये लिफ्ट है ये टूट जाए, ये चेंबर टूट जाए और टूट के नीचे गिरने लगे, तब इस वेज को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। इमेजिन करो तुम ऊपर से स्काई जंपिंग किए और स्काई जंपिंग करते वक्त मान लो तुम्हारे हाथ में कोई बैग था और या स्टिक था, कुछ भी था, और तुमने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया, जैसे जंप किया बिना कोई ये किए, सीधे सीधे ऐसे छोड़ दिया एकदम सामने, तुम्हें क्या लगता है दोनों साथ साथ गिरेंगे या एक बैग आगे चला जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, तुम आगे चले जाओगे, बैग पीछे रह जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम दोनों ही साथ साथ गिरोगे। अगर हम नेग्लेक्ट कर दे एयर के रेसिस्टेंस को तो दोनों ही साथ साथ गिरेंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जब ये चेंबर गिरने लगेगा तो ये चेंबर भी जी से नीचे, ये
ये वेज भी जी से नीचे, ये ब्लॉक भी जी से नीचे, तो ये एक दूसरे पे सरकने का इन्हें मौका ही कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए कुछ भी नहीं होगा, ये इस पे सरकेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो सब फ्री फॉल में है भाई, मैं भी फ्री फॉल में, तुम भी फ्री फॉल में, सारे फ्री फॉल में, तो एक दूसरे पर सरकने का मौका कहाँ है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। अगर इसको मिडिल में रख दोगे तो वो मिडिल में ही रहेगा, जहां पे रख दोगे बिल्कुल वहीं पे रहेगा, क्योंकि सब अभी फ्री फॉल में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर, ओके, द एयर एक्सर्ट्स अ स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन। उस एटमॉस्फेयर में अगर तुम दौड़ने लगोगे तो एयर तुमको ही धक्का देगा उसी तरफ जिधर तुम दौड़ रहे हो, कितने से, एफ से। अ पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड अपवर्ड टेक्स अ टाइम t1। एक पार्टिकल को अगर हम उस एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे तो ऊपर जब वो जाता है तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, t1, और वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है, t2। जहां से तुमने फेंका ऊपर गया तो t1 टाइम लगा, नीचे आने में उसे t2 टाइम लगा। तो हमें बताना है t1 t2 में क्या रिलेशन है। तो और पहले देखते हैं, बारी बारी जर्नी देखना पड़ेगा, अपवर्ड जर्नी कैसा है, डाउनवर्ड जर्नी कैसा है। यहाँ पे याद रखो कि ग्रेविटी का जो है यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा दोनों को फर्क करने में। रोल किसका होगा भाई, ये जो एफ फोर्स लग रहा है एयर के कारण, यही दोनों में फर्क करेगा। देखते हैं अभी। तो हमने देखा है कि उसको फेंका गया है u से, इनिशियल वेलोसिटी, और v उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। देखते हैं उस पार्टिकल पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है नीचे, और ये सवाल में दिया हुआ है कि वो पार्टिकल जिधर जा रहा है उसकी तरफ एक फोर्स लग रहा है F, और मैंने मान लिया है कि ऊपर के जर्नी में उसका एक्सेलरेशन है a1। ये एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, ये एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, ये एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। mg एक बड़ा फोर्स है यहाँ पे, इसीलिए मैंने mg को पहले लिखा है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था f माइनस mg, पर मैंने लिखा है mg माइनस f। क्यों, क्योंकि अगर mg बड़ा नहीं रहेगा तो वो पार्टिकल लौटेगा क्यों, वो तो जिधर जा रहा है उधर ही जाता रहेगा। तो mg माइनस f इज इक्वल टू ma1। तो अभी जिधर पार्टिकल जा रहा है ग्रेविटी उसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो a1 कितना आ गया, mg माइनस f अपॉन n, तो ये हो गया g माइनस f बाई m। अब देखो जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a1 इंटू t1। हमने माना कि ऊपर के जर्नी में टाइम t1 लगेगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस a1 इंटू t1। सर यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है इनिशियल ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है जो ग्रेविटी और उस छोटे से फोर्स के कारण आ रहा है। तो u माइनस a1 इंटू t1, तो t1 कितना आ गया भाई, u अपॉन a1, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू a1 t1। अब डिस्टेंस वो कितना ऊपर गया वो भी हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस जो वो ऊपर गया है वो गया है u t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, मैंने u को रख दिया है a1 t1 इंटू t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर, बिल्कुल वहां से बोरो किया है u को a1 t1। तो ये हो गया a1 t1 स्क्वायर माइनस, माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जिधर u है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन है, माइनस हाफ a1 t1 स्क्वायर मैंने लिख भी दिया वहां पे। तो s यहाँ पे कितना आ गया, दोनों को घटा दो यार, दोनों से बिल्कुल आधा है एक दूसरे के, तो s यहाँ पे आ गया a1 t1 का स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, तो s आ गया a1 t1 का स्क्वायर। तो t1 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस, मिस्टेक के लिए वो जाऊंगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, तो 2s अपॉन a1 हो जाएगा, ये थोड़ा सा साइन। अब आ जाते हैं डाउनवर्ड जर्नी पे। अगर हम डाउनवर्ड जर्नी पे बात करें तो वहां पे भी u कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड जर्नी में भी u हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट कर रहा है तो 0 से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे अगर डाउनवर्ड में हम देखें तो नीचे आ रहा है और पार्टिकल का वेलोसिटी भी नीचे है, इसलिए मैंने फोर्स वो भी नीचे लगाया है। तो मैंने सीधे लिख दिया है Fr प्लस mg इज इक्वल टू ma2, दोनों बराबर होगा क्योंकि लिखा हुआ था तो Fr नहीं F मान लेते हैं इसको, तो a2 हो जाएगा f बाई m प्लस g। तो s बिल्कुल उसी लॉजिक से ut प्लस हाफ
a2 t2 स्क्वायर, तो u तो यहाँ पे 0 हो गया, तो हाफ a2 t2 स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर हो गया 2s बाई a2, तो t1 का स्क्वायर कितना हो गया, t1 का स्क्वायर हो गया 2s अपॉन g माइनस एफ बाई एम, और t2 का स्क्वायर कितना हो गया 2s अपॉन g प्लस एफ बाई एम। तो हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि न्यूमरेटर तो सेम है बिल्कुल, डिनोमिनेटर की अगर बात करूं तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये पूरा फाइनल फ्रैक्शन जो होगा, एक न्यूमरेटर अगर एक छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो t1 का स्क्वायर अगर बड़ा होगा तो नेचुरल है कि t1 भी बड़ा होगा। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, 13 नंबर पे। तो पढ़ते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। एक आदमी है वो एलिवेटर में खड़ा हुआ है, वो एक कॉइन को ड्रॉप करता है। द कॉइन रीचेस द फ्लोर, ऐसी बात है फ्लोर पे आ जाता है कॉइन, इन ए टाइम t1 टाइम लगता है। इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी, अगर एलिवेटर रुका हुआ है, एलिवेटर रुका हुआ है, लिफ्ट पे चढ़ते हो सब, तुमने कॉइन गिराया, t1 टाइम लगा, और टाइम t2 लगता है अगर एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो टाइम कितना लगता है t2। तो अब रिलेशन तुम्हें निकालना है t1 और t2 में। तो ये 4 ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन से पहले देखते हैं सवाल को। जब एलिवेटर स्टेशनरी है, पहला केस लेते हैं, तो ये एलिवेटर देखो, ये डिस्टेंस मान लो s है, जितना जहां से उसका हाइट है वो गिरा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा भाई, जब स्टेशनरी है तो 0 है, वो आदमी भी खड़ा हुआ है तो खड़ा खड़ा कॉइन को गिरा रहा है, तो कॉइन का भी स्पीड इनिशियल कितना होगा 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ना ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। अगर देखो तो इस कॉइन पे सिर्फ mg लग रहा है, तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन मैंने सिर्फ g ले लिया है, तो s कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ gt1 का स्क्वायर, तो ts बाई g इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर, t1 क्या आ गया √2s बाई g। अब एलिवेटर ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सवाल दो तरह से किया जा सकता है, एक मेरा ऑब्जर्वर जो है वो एलिवेटर के अंदर हो जाए, मैंने जैसे यहाँ पे खड़ा कर दिया है अपने ऑब्जर्वर को, और दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जर्वर सब चीज बाहर से देखे, मतलब मैं बाहर से खड़ा होकर, वो एलिवेटर मान लो ट्रांसपेरेंट शीशे वाला है, मैं बाहर से खड़ा होकर सब चीज देख रहा हूँ, तो आसानी तो होगा कि ऑब्जर्वर अगर एलिवेटर में ही आ जाए। क्यों ऐसा क्यों आसानी होगा सर जब, क्योंकि वहां पे अगर ऑब्जर्वर जो है उसी सिस्टम का पार्ट है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो सिस्टम कितने से चल रहा है, क्योंकि उसे अंदर की चीजें तो सब कांस्टेंट ही दिखेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बस पे तुम चल रहे हो, तो बस भले ही चल रहा है लेकिन तुम बाजू वाले आदमी को देखते हो तो वो तो बिल्कुल रुका रहता है। बस में अगर कोई दौड़ रहा है तो उसका जितना दौड़ने का स्पीड है वही तुम्हें दिखेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसका स्पीड, बस का स्पीड प्लस उसके दौड़ने का स्पीड दोनों मिला के दिख रहा है, नहीं। तो अंदर सिस्टम में अगर तुम हो और जो एक्टिविटी हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तुम वहीं से देख रहे हो, तो तुम्हें सारी चीजें वैसे ही दिखेंगी। तो मेरा ऑब्जर्वर क्या देखेगा, मेरा ऑब्जर्वर इस बार भी यही देखेगा। क्यों, यहाँ पे कॉइन फेंकने वाला आदमी, ये कॉइन, ये ऑब्जर्वर, सबका वेलोसिटी v है, तो ये सब एक दूसरे के हिसाब से उतने से ही चल रहे हैं। अब अगर बाहर वाला आदमी जो है वो देखेगा, यार ये तो आदमी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ऊपर से वो कॉइन भी फेंक दे रहा है, तो उसको एक अलग सिनेरियो दिखेगा। तो हम इसको एलिवेटर से देख रहे हैं, तो एलिवेटर से अगर हम देख रहे हैं तो उसने अंदर वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से उसने कॉइन को बस सिंपली ड्रॉप कर दिया है, तो 0 हो गया। s क्या हो गया ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर। अंदर वाला ऑब्जर्वर क्योंकि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको भी एक ही फोर्स दिखेगा mg, जैसा कि देख पा रहे हो, तो वो mg से ये करेगा। तो इसी तरह यहाँ भी t2 क्या हो जाएगा √2s बाई g, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा t1 इज इक्वल टू t2। अगर किसी तरह का डाउट्स आए आप लोगों को तो कमेंट में प्लीज पूछ ले, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 का है। अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्री यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है, वो एक ट्रेन में रखा गया है और वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। हम जानते हैं कि ये सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डीके करते हैं। डीके करने का मकसद क्या होता है भाई, डीके करके ये स्टेबल होना चाहते हैं। ये बहुत हेवी एलिमेंट्स है, अगर देखो 238 मतलब इनमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं 238। ये चाहते हैं कि मैं डीके करके एक हल्का एटम बन जाऊं, जिससे मैं एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाऊं। स्टेबिलिटी चाहना नेचर का ही तरीका है, नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी चाहता है एनर्जी लॉस करके। तो व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, जब ट्रेन स्टेशनरी है, एक न्यूक्लियस ऐसा ही डीके होता है
और डिके हुआ मतलब अल्फा पार्टिकल उससे एमिट होगा, और एक पैसेंजर देखता है उसको कि जो सेपरेशन है अल्फा पार्टिकल और रिक्वाइलिंग न्यूक्लियस, मतलब जो अगर मान लो रिक्वाइलिंग न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल अगर एक तरफ गया ईस्ट में तो न्यूक्लियस, या ऐसे समझो अल्फा पार्टिकल अगर साउथ में गया तो न्यूक्लियस जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम गन आगे मारो तो गोली अगर आगे जाती है तो गन पीछे आता है, इसको रिक्वाइल कहते हैं। तो उसने देखा कि दोनों, जाहिर सी बात है जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस भी थोड़ा पीछे जाने लगेगा, तो दोनों को एक दूसरे से अलग होने में एक डिस्टेंस टाइम टी लगता है। अगर ट्रेन मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो पूछ रहा है फिर कि अल्फा पार्टिकल और पीछे जाते हुए न्यूक्लियस के बीच में टाइम t में अगर वो पैसेंजर मेजर करेगा तो कितना डिस्टेंस होगा। अब मैंने पिछले सवाल में जैसा कहा था कि अगर ऑब्जर्वर, देखने वाला इवेंट, सारे पार्टिकल एक ही सिस्टम के पार्ट है जो कि यहाँ पर ट्रेन है, और वो सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रेन जो है वो रेस्ट में है या वो जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो सारा एक्टिविटी बिल्कुल सेम दिखेगा। ट्रेन अगर एक्सेलरेट करता तब यहाँ पे सूडो का कॉन्सेप्ट आता। मेरा ऑब्जर्वर ट्रेन चलने के बाद भी अंदर में उसे बिल्कुल सब चीज वैसी ही दिख रही है जैसा ट्रेन खड़ा था। तुम अगर अंदर में बैठे हुए हो और कोई बच्चा दौड़ रहा है, ट्रेन रुका हुआ है, तब भी वो दौड़ता हुआ दिखेगा बिल्कुल उसी स्पीड से। अगर ट्रेन चल रहा है तब भी कोई बच्चा दौड़ रहा है ट्रेन के अंदर, तब भी तुम्हें वो इसी स्पीड से दौड़ता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम सब एक पार्ट ऑफ सिस्टम हो ट्रेन के अंदर, तो तुम्हें सारी एक्टिविटी सेम दिखेंगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं आंसर बोलूं तो उसे एक्स ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं आएगा इससे। तो याद रखना है कि अगर एक सिस्टम के पार्ट हो और उसी सिस्टम में सारी चीजें हो रही हैं और वो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करता है, तो ऑब्जर्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सिस्टम, ऑब्जर्वर को सारी चीजें बिल्कुल सेम दिखेंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको सॉल्यूशन बताया 8 से 14 तक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। स्माइल फिजिक्स है, मैंने नया चैनल शुरू किया है। मैंने जैसा बताया था, मैंने NIT पटना से बीटेक करा है 2017 में। उससे पहले मैं रहमानी सुपर टट्टी में पढ़ता था। इसे शेयर करो किसी के साथ भी जो तुम्हारा छोटा भाई बहन हो, क्लास 11-12 में पढ़ता हो, जिसका भी जेई नीट में आने वाला हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एससी वर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एससी वर्मा के कॉन्सेप्ट समझने से ही काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो जाते हैं। मैंने भी जेई दिया है तो मुझे आइडिया है। तो अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कोई भी अगर डाउट हो मेरे एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने को। बहुत बहुत शुक्रिया।